अच्छा, यहाँ तक हमने किया था मैक्रो एंड माइक्रो। अच्छा, इसमें अनम आपको आवाज आ रही है? अनम, यस सर, आ रही है आवाज। आप मुझे बताएं, माइक्रोस्कोपिक एप्सिस एंड मैक्रोस्कोपिक में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको? अनम जल्दी बताएं। सर क्वेश्चन रिपीट कर दे। मैंने पूछा डिफरेंस क्लियर हो गया आपको माइक्रोस्कोपिक एप्सिस एंड माइक्रोस्कोपिक में? सर उसके बाद क्लास एंड हो गई थी, तो एक दो दोबारा बता दे। ठीक है। मैक्रो में हमने देखा था कि एक सिंगल एप्सिस होगा, माइक्रो में मल्टीपल होंगे। जो मैक्रो है उसमें वो सिर्फ वन लोब तक रिस्ट्रिक्ट होगा, जो माइक्रो है वो मल्टीपल लोब्स में होगा। मैक्रो की सिम्टम्स सब एक्यूटली होंगी और माइक्रो की एक्यूटली होंगी। और मैक्रो में हम सिर्फ प्राइमरी ड्रेनेज के साथ ये ट्रीट हो जाता है, लेकिन माइक्रो में मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ सर्जरी भी रिक्वायर होती है। अच्छा, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं एप्सिस की? पायोजेनिक एप्सिस की जो मेनली सिम्टम होंगी, फीवर, क्योंकि एप्सिस से इन्फ्लेमेशन होगी तो फीवर होगा, एब्डोमिनल पेन होगी, इसके साथ चील्स, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, नोजिया, वोमिटिंग, राइट शोल्डर पेन, इरिटेबल कफ। यानी कि वही सिम्टम जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की थी, जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन में होती हैं। मेनली एब्डोमिनल ऑर्गन में हमने मेन सिम्टम जो डिस्कस किए हैं वो एब्डोमिनल पेन, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग। एनोरेक्सिया होगा तो वेट लॉस भी होगा साथ, ठीक है। नोजिया के साथ वोमिटिंग भी मोस्टली होती है, और इसके साथ चिल्स एंड फीवर, और इसके राइट शोल्डर पेन होगी। ये सिम्टम्स थी। जो साइंस हैं उनमें होंगे हिपैटोमेगाली यानी कि लीवर इनलार्जमेंट, टेंडरनेस होगी, अगर एब्डोमेन को पल्पेट करेंगे तो उधर पेन फील होगी, और रीबाउंड टेंडरनेस एंड जॉन्डिस, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन एंड आई हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे इसके मेन साइनस सिम्टम्स। और इसके बाद इसकी हैं इन्वेस्टिगेशंस। सर इधर लेट लिखा हुआ था, वो जो कफ में इसलिए कह रहा हूँ, कफ इसलिए होगी क्योंकि अगर ये इन्फेक्ट करेगा आपके जो है लंग्स को या ब्रोंकियाई को या ट्रेकिया को, इसको हम डिस्कस करते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन में, तो ये लंग, ट्रेकिया, ब्रोंकाई को भी इफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से कफ होगी। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में आप लोगों ने रूटीन टेस्ट जिसमें WBC, ब्लड कल्चर करवाने हैं, लीवर, आपने मेन हेडिंग्स करनी है, लीवर फंक्शन टेस्ट करवाने हैं, LFT जिनको कहते हैं, चेस्ट एक्सरे करवाने हैं, अल्ट्रासाउंड करवानी है, एंड CT स्कैन, MRI एंड एस्पिरेशन ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये 7 है, आपने नाम याद करना है। रूटीन इन्वेस्टिगेशन जिसमें WBC करवाएंगे, ब्लड कल्चर और Hep B, लिवर फंक्शन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI एंड एस्पिरेशन। ट्रीटमेंट में हम इसके लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। सबसे पहले इम्पेरिक एंटीबायोटिक देते हैं, जो कि मतलब एंटीसिपेटेड इनको हम कहते हैं, यानी कि अगर हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंफर्म नहीं होते तो उसके लिए फिर हम एंटीसिपेटेड एंटीबायोटिक देते हैं, जिसमें एम्पिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और जेंटामाइसिन ये देते हैं। उसके बाद आफ्टर 6 to 16 वीक ब्लड कल्चर किया जाता है, उसमें अगर ऑर्गेनिज्म का जब पता चलता है तो फिर हम स्पेसिफिक उस ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए जो एंटीबायोटिक्स हैं वो दी जाती हैं। और उसके साथ अगर सिर्फ मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो रहा तो फिर इसको परकुटेनियसली या सर्जिकली ड्रेन किया जाता है। सर्जिकली ड्रेन पेशेंट को अगर तब किया जाता है कि अगर वो एप्सिस जो है वो उसमें इंट्रा एब्डोमिनल दूसरे ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो, एसाइटिस हो जाए पेशेंट को, या मल्टीपल एप्सिस हो, या एप्सिस जो है वो परकुटेनियसली ड्रेन ना हो सके तो फिर सर्जिकली ड्रेन किया जाता है, ठीक है। मैनेजमेंट में आपने पहले एम्पेरिक एंटीबायोटिक्स देनी है, फिर आफ्टर कल्चर स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स, फिर परकुटेनियस ड्रेनेज करनी है, फिर अगर मल्टीपल एप्सिस हैं या वो ट्रीट नहीं हो रहे या एसाइटिस है तो फिर सर्जिकली ड्रेन किया जाता है। तो पायोजेनिक एप्सिस हमने देखा कि ये ड्यू टू बैक्टीरिया होता है, जिसमें कलेक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड डेड सेल होती है। और लीवर में इसके बाद इसके कोजेज में हमने देखा बिलियरी ट्रैक कोजेज हो सकते हैं, पोर्टल वेन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या इसके अलावा हिपैटिक आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, या इसके अलावा फिर हमने देखा था कि कुछ मिसलिनियस कोजेज हो सकते हैं इसके, ठीक है। और इसके साइन एंड सिम्टम में हमने देखा कि फीवर, चिल्स, कफ और एब्डोमिनल पेन होगी, और इसके साथ हिपैटोमेगाली यानी कि लीवर इनलार्जमेंट, जॉन्डिस और टेंडरनेस होगी, और रीबाउंड टेंडरनेस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपने इसके लैब टेस्ट सारे करवाने हैं, और एक्सरे स्टडी, चेस्ट CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड,
ये करवाने हैं। ठीक है, मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने एंटीबायोटिक्स देनी है। अगर उससे ठीक नहीं हो रहा तो फिर परक्यूटेनियसली ड्रेनेज करना है। अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर सर्जिकली ड्रेन किया जाता है। ठीक है, पायोजेनिक एब्सिस क्लियर है? जी सर। ठीक है, मेबिक एब्सिस में भी ऑलमोस्ट सिम्टम्स जो हैं वो रिलेट करती हैं, सेम होती हैं। इसमें सिर्फ पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और मैनेजमेंट का थोड़ा सा डिफरेंस है। मेबिक ऑर्गेनिज्म में आपने बताना है कि ये ड्यू टू प्रोटोजोआ होती है, और इसमें जो मेन ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है एंट ओमेबा हिस्टोलिटिक है, और ये मोस्ट एंटर होता है बाय फीको ओरल रूट। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी में भी आपने इसकी यही बताना है। ठीक है, और डिफरेंस आपने पैथो में ये बताना है कि ये जो है कॉमन एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल प्रेजेंटेशन ऑफ अमेबिया, यानी कि इंटेस्टाइन के अलावा जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल जो कॉमन प्रेजेंटेशन है अमेबिया की, वो लीवर में होती है। ठीक है, और ये एंडोमेबा हिस्टोलिटी की वजह से होता है, और ये एंटर होता है बाय फीको ओरल रूट से। यही आपने इसकी पैथो में बताना है, पैथो लैदर से नहीं करनी। साइनस सिम्टम्स में आपने यही बताना है कि हाई ग्रेड फीवर, जो कि उसमें भी हमने देखा था, वेट लॉस होगा साथ में, और अपर क्वाड्रेंट पेन और जॉन्डस। साइंस में हिपैटोमेगाली, कंसोलिडेशन इन राइट लोअर जोन ऑफ लंग्स, यानी कि पैचेस बन जाएंगे लंग्स में, और इसके बाद प्लेउरोसी यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लेउरल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, एक दो सिम्टम्स डिफरेंट है, बस ये आप लोगों ने याद करने हैं। कॉम्प्लिकेशन, अच्छा ये कॉम्प्लिकेट भी हो सकता है अमेबिक, ये रप्चर हो सकता है, यानी कि जो एब्सिस है ये लंग में रप्चर हो सकता है, या इंटू पेरिकार्डियम रप्चर हो सकता है, या इंट्रापेरिटोनियल रप्चर हो सकता है, या रप्चर इनटू पेरिटोनियल वेन या सेकेंडरी इन्फेक्शन कोज कर सकता है। अगर सपोज ये अगर लंग तक इन्वेट कर गया है और लंग में रप्चर हो गया है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इम्पाइमा यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ पस इन प्लूरल स्पेस, हिपैटो ब्रोंकियल फिस्टुला यानी कि लीवर और ब्रोंकियल के दरमियान एब्डोर्मल ओपनिंग हो जाएगी। पल्मोनरी एब्सिस हो सकता है, न्यूमोनाइटिस का कोज करवा सकता है, यहाँ प्लूरल एफ्यूजन ड्यू टू रप्चर इन लंग। इसके अलावा ये पेरिकार्डियम में रप्चर हो सकता है, इंट्रापेरिटोनियल में रप्चर हो सकता है, और रप्चर इनटू पोर्टल वेन। इन्वेस्टिगेशन सेम वही है, रूटीन इन्वेस्टिगेशन, एलएफटी, स्टूल एग्जामिनेशन, एस्पिरेशन करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन। ट्रीटमेंट में आपने उसमें हमने एंटीबायोटिक्स दी थी, इसमें आप लोग एंटी प्रोटोजोल मेडिसिन देंगे। ठीक है, मेट्रोनिडाजोल देंगे, उसके बाद लोडोक्विनोलोल और पैरामायोसिन। ठीक है, ये तीन जो एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स हैं इसमें आप ये देंगे, और उसके बाद अगर इससे ठीक नहीं हो रहा तो उसको फिर हम परकुटेनियसली ड्रेन करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप लोगों ने जो नर्सिंग मैनेजमेंट हमने पहले डिस्कस की थी कि पेन को मैनेज करना है, न्यूट्रिशन को मेंटेन करना है, आप लोगों ने फ्लूइड इनटेक मेंटेन करना है, और क्लाइंट टीचिंग करनी है। यही 5-6 इसकी मेन नर्सिंग मैनेजमेंट्स हैं। ठीक है, डिजायर्ड आउटकम है कि पेशेंट जो है वो वेट अपना मेंटेन करे, और लेबोरेटरी वैल्यूज जो है वो नॉर्मल हो, और पेशेंट वर्बलाइज करे कि वो डिजीज को अंडरस्टैंड कर रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो हमने सबसे पहले किया लीवर एब्सिस हमने स्टार्ट किया आज सबसे पहले। लीवर एब्सिस को हमने स्टार्ट किया था। लीवर एब्सिस में सबसे पहले हमने देखा कि इसमें क्यूमुलेशन ऑफ पस हो जाती है इन लीवर। दो तरह से हो सकता है, प्रोटोजोवल या बैक्टीरियल। अगर बैक्टीरियल होगा तो इसको हम पायोजेनिक एब्सिस कहेंगे, अगर प्रोटोजोवल होगा तो इसको हम अमेबिक एब्सिस कहेंगे। जो पायोजेनिक एब्सिस है इसका मेन कोज बिलियरी ट्रैक्ट का कोई रीजन हो सकती है, पोर्टल वेन की, या हेपेटिक आर्टरी ट्रोमा डायरेक्टली कोई कॉज हो सकता है, या मिसलेनियस। और इसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक दो तरह का हो सकता है पायोजेनिक एब्सिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में एब्डोमिनल पेन, फीवर, चील्स, एनोरेक्सिया होंगे, और साइंस में हिपैटोमेगाली, टेंडरनेस हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन में आपने उसके डब्ल्यूबीसी, ब्लड कल्चर, लीवर फंक्शन टेस्ट, चेस्ट एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एमआरआई करवाएंगे। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स देंगे, उससे ट्रीट नहीं हो रहा तो फिर परकुटेनियसली ड्रेनेज, अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर सर्जिकल ड्रेनेज करेंगे। मेबिक एब्सिस जो है वो एंडोमेबा हिस्टोलिटिका की वजह से कोज होता है, और मोस्टली ये फीको ओरल रूट से एंटर होगा। इसकी साइनल सिम्टम है हाई ग्रेड फीवर, अपर क्वाड्रेंट पेन, वेट लॉस, हिपैटोमेगाली और इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरल मेम्ब्रेन हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन में ये लंग्स में रप्चर कर सकता है, या रप्चर इनटू पेरिकार्डियम, इंट्रापेरिटोनियल या पोर्टल वेन में रप्चर कर सकता है, या सेकेंडरी इन्फेक्शन कोज करवा सकता है। इन्वेस्टिगेशन सेम है इसकी भी, और ट्रीटमेंट में इसमें एंटी प्रोटोजोल देंगे, और इसके साथ परकुटेनियसली ड्रेन करेंगे। लीवर एब्सिस सबको क्लियर है? हेपेटिक एब्सिस किसी का कोई क्वेश्चन हो हेपेटिक एब्सिस में? नो सर। ठीक है, नो सर, क्लियर है। ओके गुड। नो सर। अच्छा, एनीवन जो पायोजेनिक एब्सिस को रिपीट करे, एनी वॉलंटियर?
तो मैं करूं? आपका नाम? मैं करूं? लरैब। जी आलिया लरे मुकद्दस। फातिमा, आप करें। जी सर, दो तरह की जो है वो लीवर एब्सिस होती है। सबसे पहले एक जो होती है वो पायोजेनिक होती है, दूसरी जो होती है ना अमेबोइक होती है। जो ठीक। पायोजेनिक होती है ना वो जो होती है ना वो ड्यू टू बैक्टीरिया होती है, मतलब उसमें जो है ना बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें क्या होता है कि पास में जो है ना व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल जो है ना अक्यूमुलेट होते हैं। अब सबसे ठीक पहले ये जो है ना मेल में प्रीडोमिनेंट होती है और 43 से 46 ईयर तक होती है, और ये जो है ना ये सेपरेट होती है लंग, स्किन, हेपेटिक आर्टरीज। ठीक है, ओके और लरेब, ठीक है, मेल गुड। अच्छा तहरीम जी जी। इमरान, आप मुझे बताएं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एब्सिस। तहरीम इमरान। सर माइक्रो यस सर, मैं बोल रही हूँ। जी जी। सर जो माइक्रोस्कोपिक होता है ना उसमें मतलब कि एक लो होता है, और जो माइक्रोस्कोपिक होता है मैक्रोस्कोपिक में एक लोब इन्वॉल्व होता है, माइक्रोस्कोपिक में दो लोब वेरी इन्वॉल्व गुड, होते हैं। वेरी गुड, ठीक है। और इसके अलावा जो है ना माइक्रोस्कोपिक में मतलब कि ना परक्यूटेनियस वो की जाती है, ठीक है, ठीक है, गुड। ड्रेनेज की जाती है। और उसके अलावा दूसरी में जो है ना हम उसके मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ सर्जरी भी करते हैं। और ठीक है, इसमें एक सिंगल एब्सेस होता है माइक्रो में, और मैक्रो में जो है ना मल्टीपल एब्सेस ठीक है, होते हैं। ओके, वेरी गुड, ठीक है तहरीम। अच्छा ईशा, आवाज आ रही है अब आपको? यस सर, आ रही है। ठीक है ईशा, कितनी टाइप्स होती हैं हेपेटिक एब्सिस की? सर 2 टाइप्स होती हैं ठीक एब्सिस है। की, एक पायोजेनिक और एक एक। अमेबिक। ठीक है, अमेबिक अमेबिक एब्सिस एब्सिस। का कॉज क्या है मेन? सर वो प्रोपोजोआ उसकी कॉज है, एंट अमेबा हिस्टोलिटिका ठीक है, उसका वेरी गुड, मेन ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट है। ठीक है ईशा, गुड। अच्छा इसके बाद मुझे बताए, आकाशा खान प्रेजेंट है? ठीक है, आलिया मुकद्दस, आपको आवाज आ रही है? जी सर। आप मुझे बताएं कि पायोजेनिक एब्सिस किस वजह से हो सकता है? सर पायोजेनिक जो होता है ना वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। अच्छा बैक्टीरियल ठीक। इन्फेक्शन की वजह से प्लास्टिक कैविटी बन जाती है, और उसे हम कहते हैं पायोजेनिक एब्सिस कहते ठीक है, इसके कॉजेज हमने डिस्कस किए थे कुछ। हैं। कॉजेज में आ जाता है इसमें हमारे पास बिलियरी ट्रैक, ठीक है, हिपेटिक गुड। आर्टरी, डायरेक्ट हो सकता है, मिसलेनियस हो सकता है। और इसके बाद हमने एग्जामिनेशन में हमारे पास रूटीन एग्जामिनेशन आ जैसे जैसे ल्यूकोसाइटोसिस काउंट, ठीक है, डब्ल्यूबीसी। वेरी गुड। अच्छा अभी हमने इसको इसके बाद डिस्कस करना, एक हमारी डिसऑर्डर रह गई है जो लिवर कैंसर, वो करके फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट आपका रिजल्ट को। तो सब बच्चे प्रेजेंट हो जाएं जिनको मैंने कहा था वो स्पेशली, ठीक है। अच्छा अब सिर्फ हमने करना है कैंसर ऑफ लीवर। अगर आपको हेपेटिक एब्सिस की समझ आ गया तो कैंसर ऑफ लीवर आपके लिए बहुत इजी है। इसमें आप लोगों ने सिर्फ यही बताना है कि अब नॉर्मल ग्रोथ अगर होगी लीवर में तो इस आप सेल, इसको हम कहेंगे लीवर कैंसर। ये डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं जिसमें इसमें हेपाटाइटिस बी और सी या सिरोसिस ऑफ लीवर, ये डिफरेंट टाइप का हो सकता है। हिपैटोसेलुलर भी हो सकते हैं, ये कोलेंजियोसेलुलर भी। हिपैटोसेलुलर में मेनली लीवर सेल भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ये प्राइमरी ट्यूमर होता है लीवर का। जो कोलेंजियोसेलुलर कार्सिनोमा होता है उसमें लीवर के साथ गॉल ब्लैडर भी इन्वॉल्व होता है। तो जो कैंसर ऑफ लीवर है ये मेनली ओरिजिनेट होता है लीवर में। इसके मेन कॉजेज में सिरोसिस ऑफ लीवर, कोई क्रोनिक लीवर डिजीजेज, हेपेटाइटिस बी और सी हो सकते हैं। और ये हिपैटोसेलुलर भी हो सकता है, ये मेन जो कि मेनली लीवर में होता है। इसके अलावा कोलेंजियोसेलुलर भी हो सकता है, ये कंबाइन हिपैटोसेलुलर एंड कोलेंजियोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। आवाज कट रही है आप लोगों को? नो सर, बहुत क्लियर आ रही नो सर। ठीक जी है, सर, आ रही नो है। सर, क्लियर है। ठीक है। अच्छा एक दो बच्चों को इश्यू होता है, वो काइंडली अपना ना कनेक्शन इंटरनेट देख लिया करें, आपका पर्सनली इश्यू हो सकता है इंटरनेट का, ठीक है। तो वो उसको सॉर्ट आउट किया करें। अच्छा इसके अलावा इसके कॉजेज में आ सकता है सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल यूज, सिगरेट स्मोकिंग हो सकती है, अल्कोहल यूज हो सकता है। इसके अलावा एफ्लाटॉक्सिन जो है वो इसके मेन कॉजेज हैं। तो इसके सबसे पहले आप लोगों ने इसके कॉजेज करने हैं। इसमें कुछ क्रोनिक लिवर डिजीज, हेपेटाइटिस बी और सी, सिरोसिस ऑफ लीवर, सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल यूज एंड एफ्लाटॉक्सिन। और इसके अलावा आप लोगों ने इसमें करना है कि ये दो तरह का होता है, हेपेटोसेलुलर हो सकता है या कोलेंजियोसेलुलर हो सकता है।
उसके बाद सर क्लिनिकल एफ्लाटॉक्सिन्स। एफ्लाटॉक्सिन, ये टॉक्सिन की एक टाइप है जो फंगस जो है वो इसको रिलीज करते हैं, तो वो जाके लीवर को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, टॉक्सिन आप लोगों ने माइक्रो में ओके पढ़ा सर। होगा डिटेल में, एक्सोटॉक्सिन, एंडोटॉक्सिन। यस सर। अच्छा ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में इसके सबसे पहले एब्डोमिनल पेन, डल एब्डोमिनल पेन होगी जो कि अपर राइट क्वाड्रेंट में होगी, एपिगैस्ट्रिक में और फिर बैक में। इसके बाद लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, एनोरेक्सिया, एनीमिया, लिवर इनलार्जमेंट, जोंडस, अगर बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो इस वजह से जोंडस भी हो सकता है और असाइटस डेवलप हो सकता है। ठीक है, असाइटस क्या होता है, एनीवन नो? जी सर, एसाइटिस होता है, ये ना हमारी पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड हो जाता वेरी है गुड, उसमें। ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। या अच्छा ठीक है जी। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वही है जो एब्डोमिनल हम डिस्कस कर रहे हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले पेन होगी, उसके बाद एनोरेक्सिया, वेट लॉस, एनीमिया, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, लिवर इनलार्जमेंट होगी, और क्योंकि ट्यूमर जब भी होगा तो उस ऑर्गन की इनलार्जमेंट हो जाती है। और उसके बाद पल्पेशन पे इरेगुलर सरफेस नोट होगी, और जॉन्डस होगा क्योंकि बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, और इसके साथ एसाइटिस डेवलप हो सकता है। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में आप लोगों ने लेबोरेटरी टेस्ट करवाने हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ये सारे टेस्ट करवाने हैं जो नॉर्मली हमने पहले डिस्कस किए। मेडिकल मैनेजमेंट 3 तरह से है। रेडिएशन से पहले इसको ट्रीट किया जाएगा कि अगर रेडिएशन से अगर ट्रीट हो जाए, इसमें रेडिएशन से एक्सपोजर किया जाएगा ट्यूमर का, वो उसकी ब्रेकडाउन होगी और वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट होंगे। या अगर रेडिएशन से ठीक नहीं हो रहा तो फिर इसके बाद इसको किया जाएगा कीमोथेरेपी से। कीमोथेरेपी पे मेडिसिन वगैरह डिफरेंट टाइप की दी जाएंगी, और इसके बाद अगर इससे ठीक नहीं हो रहा तो फिर उसको ड्रेन किया जाएगा। ठीक है, सर्जिकली, यानी कि जो ट्यूमर है उसकी ड्रेनेज की जाएगी, उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। और अगर वो ड्रेनेज से भी ठीक नहीं हो रहा, यानी कि बाइल डक्ट में जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसको भी ड्रेन किया, उससे भी ठीक नहीं हो रहा, तो उसके बाद फिर उसको किया जाता है सर्जिकली मैनेज। सर्जिकली मैनेज में उसमें क्या किया जाता है कि जो ट्यूमर अगर लीवर तक लोकलाइज है तो लीवर को रिमूव कर दिया जाता है, अगर गोल ब्लैडर को भी इन्वॉल्व किया है तो फिर साथ में गोल ब्लैडर को भी रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो 3 तरह से 4 चीजें मैनेजमेंट में आप लोगों ने याद रखनी है। सबसे पहले आप लोग करेंगे रेडिएशन थेरेपी, फिर कीमोथेरेपी, फिर इसको परक्यूटेनियसली ड्रेन करेंगे, फिर अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर आप इसको सर्जिकली रिमूव किया जाता है जहां तक ट्यूमर जो है वो स्प्रेड हुआ हो। ठीक है, पेट स्कैन क्या होता है? पेट स्कैन जो है वो ये भी एक अल्ट्रासाउंड की टाइप है, इसमें सीटी स्कैन की टाइप है। पेट स्कैन, पीईटी एक एब्रीवेशन है, ठीक है, इसका मतलब पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ये भी एक सीटी स्कैन की टाइप है। फिर पीईटी का एब्रीविएशन करनी रिपीट कर दें। पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में आपने पेन को मैनेज करना है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है, मेडिसिन नॉर्मली जो है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है, और पेशेंट की क्लोज मॉनिटरिंग करनी है, उसकी इनटेक आउटपुट मॉनिटर करनी है, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स देखने हैं, रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स देखने हैं। ठीक है, और उसके बाद पेशेंट की जो सर्जिकली मैनेजमेंट है आफ्टर सर्जरी वो उसको मैनेज करना है। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट आप लोगों ने रीड करनी होती है, लेकिन इसमें मोस्टली चीजें आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू मेडिकल मैनेजमेंट और अकॉर्डिंग टू उसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस वो लिखनी होती हैं। तो लीवर कैंसर सबको क्लियर है? कैंसर ऑफ लीवर, एनी क्वेश्चन? इसके आपने कोजेज करने हैं, फिर साइनस सिम्टम्स करने हैं, और इसकी मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट आप लोगों ने करनी है। ठीक है, और हमारी अब जो है वो लीवर डिसऑर्डर्स जो है वो कंप्लीट हो गई। और कल हम लोगों ने करनी है डिसऑर्डर्स ऑफ गॉल ब्लैडर, जिसमें कोलिसिस्टाइटिस, कोलिलिथियासिस एंड कैंसर ऑफ गॉल ब्लैडर, इसको हम डिस्कस करेंगे। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लें, फिर हम डिस्कस करते हैं आपके रिजल्ट को। सर पॉसिबल है कि ड्रेनेज के बाद भी वैसे ही ऑर्गन जो है वो दोबारा जी डैमेज हो बिल्कुल, जाए? अगेन ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है ना, अगर प्रॉपर यानी अगर प्रॉपरली ड्रेनेज नहीं हुई, या अगर लीवर सेल अगर उधर कैंसर सेल्स स्टिल प्रेजेंट है तो दोबारा उसकी इनलार्जमेंट हो सकती है और ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ओके सर। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? सबको क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा, अब मैं जिस बच्चे का नेम बोलूंगा उस बच्चे ने रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, और मुझे बताना है।
अच्छा जी, सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, पहले अपने मार्क्स देख लें आप सारे, फिर हम इसको वन बाय इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ग्रुप में एक बच्चा सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। नजर आ रहे हैं ना सबको अपने मार्क्स? अच्छा, सबसे पहले जिन बच्चों ने 10 से ज्यादा मार्क्स लिए हैं, वेरी गुड, ठीक है, उन्होंने बच्चों ने बहुत अच्छा किया। एक दो बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा हुआ था, डिफरेंस बिटवीन एक्यूट गैस्ट्राइटिस, एक्यूट एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है, एक दो बच्चों ने तो बहुत अच्छा लिखा हुआ था। लेकिन आप लोगों ने सबसे पहले जो बच्चे मुझे बताएं कि अक्सा जवेद, आवाज आ रही है आपको अक्सा? अक्सा जवेद प्रेजेंट है? ठीक है अक्सा, मैंने आपको कल कहा भी था कि आपने अच्छा बुशरा? यस सर। ठीक है, अच्छा बुशरा, आप मुझे बताएं कि मतलब क्या इश्यू हुआ है, आपके क्यों मार्क्स कम आए? सर सर वो जो पहला टेस्ट था उस दिन मैं घर गई थी, लेकिन फिर भी मैंने टेस्ट किया था क्योंकि मेरी तैयारी सही थी। ठीक है, उस दिन मैंने एक क्वेश्चन सबमिट किया तो वो सबमिट हो गया, और फिर मैंने आपको जो बताया था दोबारा ठीक है, वो आपने मुझे बताया था, कोई वो लेकिन नहीं कल तो। क्या इश्यू था, क्यों मार्क्स कम आए? सर वो मैं याद नहीं कर सकी। याद नहीं कर सकी, ये तो देखे ना आप लोगों ने। सॉरी सर, आइंदा से। जी सर। ठीक है, आपको समझ लग रही है जो मैं करवाता हूँ, आपको समझ आ जाती है उस चीज जी की? सर समझ। जी सर। तो फिर आपको याद करने में इश्यू आया, आपको टाइम नहीं मिला याद करने के लिए? जी सर, टाइम नहीं मिला। या तो आप कोशिश किया रिवाइज करें नहीं हो कि सका। जिस दिन टेस्ट जी होता है सर। उस दिन जो है आप लोग रिवाइज मस्ट किया करें, ठीक है। फरा, यस सर। फरा जो है, फरा प्रेजेंट है? फरा, जो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं कर रहे उनको मैं, जी जी सर। फरा आप जल्दी रिस्पॉन्स किया करें ना। अच्छा फरा, आपने पहले भी एब्सेंट की थी, कल भी आप लोग आपने देखे एब्सेंट की है, तो आप अगर टेस्ट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मतलब कितनी आपको समझ लग रही है, या मैंने आपको किस तरह गाइड करना है। तो आप लोग, आपको एटलीस्ट आता है या नहीं आता, या जो भी इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करके एटलीस्ट टेस्ट तो अटेम्प्ट किया करें। चले, जिन बच्चों ने टेस्ट अटेम्प्ट किया उनको मैंने कुछ ना कुछ मतलब मुझे आइडिया हो गया उनका, उनको नेक्स्ट उसके अकॉर्डिंगली गाइड करूंगा मैं। तो लेकिन आपने यस अगर सर। अटेम्प्ट करेंगे तो मुझे पता चलेगा, आपने नेक्स्ट टाइम टेस्ट में एब्सेंट नहीं करनी, नेक्स्ट टाइम आपकी एब्सेंट कंसीडर नहीं होगी, आपने मस्ट प्रेजेंट जी होना सर। है, ठीक है। यस सर। ओके, अपना माइक म्यूट कर लें। हिना, हिना आवाज आ रही है आपको? आपको पहले भी नहीं आ रही थी। हिना प्रेजेंट है आप? अच्छा, इन बच्चों के आप लोगों ने नाम लिखने हैं जिन, चले मैं खुद मेंशन कर लेता हूँ। हिना, ठीक है। और इससे पहले कौन सी बच्ची थी जो अब आज भी नहीं है? ठीक है। अच्छा, ठीक है, किरण यासीन, किरण यासीन ने आज उनकी ड्यूटी थी, ठीक है। महमल प्रेजेंट है आप? यस सर। ठीक है महमल, आप ने भी एब्सेंट किया कल, तो लेकिन बच्चे इस तरह तो नहीं चलेगा ना, आप लोग अटेम्प्ट किया करें। देखें, जो जिन लोगों ने कामयाब होना होता है ना, उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता, वो हर सिचुएशन में जो चीज़ों को वो मैनेज करते हैं, और वो लोग जो अपने काम है उस टाइम पे उसको जैसे भी उनको मैनेज करना पड़े वो करते हैं। तो अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपके अच्छे नंबर आए, तो आप लोग जो है वो एक्सक्यूजेस छोड़ दें। कुछ बच्चों आप एक्सक्यूज कर रहे कि सर हमने प्रिपेयर नहीं किया था, इस वजह से हम टेस्ट नहीं दे सके। ये कि टेस्ट ना देने का एक्सक्यूज नहीं होता कि प्रिपेयर नहीं किया। आप लोग अगर प्रिपेयर नहीं किया, टेस्ट तो अटेम्प्ट करने ना। अगर आप प्रिपेयर नहीं किया तो आप यूएचएस का पेपर नहीं देंगे फिर जाके। तो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना होता है, एटलीस्ट इससे भी आपको काफी चीजें क्लियर होती हैं, प्रिपेयर हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों ने अटेम्प्ट मस्ट करना होगा, ठीक है। महमल, आपने नेक्स्ट टाइम एब्सेंट नहीं करनी।
ओके सर। ठीक है, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा, और भी इशू बच्चों की बात कर रहा हूँ। अच्छा मुबर्रा, यस सर। अच्छा मुबर्रा, बच्चे आपके साथ क्या इशू था, आपने क्यों मार्क्स सर कम मेरे आए? से टाइम नहीं मैनेज होता है, पिछली दफा भी ऐसे ही हुआ, इस दफा भी ऐसे ही हुआ, टाइम खत्म हो जाता है। मैं कोशिश लेकिन करूंगी कि मैंने देखें 15 मिनट्स थे तो इतना तो टाइम था ना एटलीस्ट आप। सर एमसीक्यूज पढ़े नहीं गए, वो मैंने जल्दी में लगाए, फिर देखो समझ ये बाकी बच्चों ने भी तो इसी टाइम में मैनेज किया ना, आप यस लोग सर, मुझसे एटलीस्ट। नहीं हो पाया। हाँ ठीक है, टाइम थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है एटलीस्ट चलें 20 मिनट आपको दे दूंगा, इससे ज्यादा तो टाइम भी नहीं यस होता। जी सर जरूर, ये फेवर यस सर, देते हैं 20 मिनट्स प्लीज। दे दी। ठीक है, वो मैं आपको दे 20 दूंगा। का। लेकिन अगर आपको मुबर आपको समझ लग रही है जो मैं करवाता हूँ डेली, समझ लग जाती है यस आपको? सर आती, यस यस सर। ठीक है, तो फिर आप बुक से तैयारी किया करें साथ साथ, ठीक है बुक से आपने तैयारी करनी है अच्छी तरह। अगर कोई तैयारी में आपको इश्यू आता है तो आप मुझे बताएं। आप लोगों ने इस चीज से डिसहार्ट नहीं होना बिल्कुल भी, ये चीजें आप लोगों को ग्रूम करने के लिए, आप लोगों के जो लर्निंग के लिए है। अभी आप मिस्टेक्स करेंगे तो नेक्स्ट जो है वो सीखेंगे, लेकिन आप मिस्टेक्स करेंगे तो फिर अगर आप अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो फिर मिस्टेक्स कैसे होंगी? कोई बात नहीं, आपके मार्क्स कम आए, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। नेक्स्ट टाइम आपने अच्छी तरह प्रिपरेशन करनी है टाइम पे, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम आपने टेस्ट भी देना है और अच्छी तरह प्रिपेयर करके देना है, और बुक को अच्छी तरह रीड करके देना है। अगर आपको कुछ याद करने में इश्यू आ रहा है, समझ नहीं लग रही, तो आप मुझे बता सकती हैं, ठीक है? जी सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, मुकद्दस तौसीफ, आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ मुकद्दस तौसीफ, आपने मुझे इश्यू बताया था, लेकिन बच्चे आपने भी नेक्स्ट टाइम कोशिश करनी है कि आपने जो इश्यूज हैं उनको सोल्व करके तो एटलीस्ट टेस्ट लाजमी दे। और एक और ओके बात, सर। जिन बच्चों ने टेस्ट में एब्सेंट होना होता है वो मुझे एब्सेंट से पहले इन्फॉर्म किया करें। आफ्टर एब्सेंट कोई एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं होगा। बिफोर एब्सेंट अगर आपका कोई रीजन है तो आप मुझे बताएं, आफ्टर एब्सेंट कोई एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं होगा आपका, ठीक है? ठीक है सर। ओके राफिया। यस सर। अच्छा राफिया बच्चे, आपके क्या क्या इश्यू है, क्यों मार्क्स कम आए? सर मैंने तैयारी नहीं की थी, दे दिया था, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। ठीक है, लेकिन आप कोशिश किया करें कि जब आपको कोई गोल मिलता है ना तो उसको अचीव करने की कोशिश किया करें। देखिए एक चीज बहुत जरूरी होती है जी सर। कि आपके सामने ना एक गोल होता है, जैसे टेस्ट है ना आपका, आपके सामने ये एक गोल होता है। यस इसको सर। आपने अचीव, आपका इसमें आपने क्या अचीव करना होता है कि आपने इस टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेने होते हैं। तो अगर ये छोटे छोटे गोल्स आप स्टार्टिंग से अचीव करना शुरू कर दें तो एट द एंड जो आपके लार्ज गोल होते हैं, जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, वो आपके लिए अचीव करना मुश्किल नहीं होता। तो ये शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं आपके कि जितने भी टेस्ट होंगे उसमें हमने अच्छी परसेंटेज रखनी है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, और हर यस टेस्ट सर। को अपना फाइनल एग्जाम समझ के दिया करें, इस तरह प्रिपरेशन किया करें, ठीक है? तो अगर आपके जी जहन में सर, ये हम होगा ना कि देंगे। मैंने अच्छे मार्क्स लेने हैं, मैंने पास होना है, तो फिर आप डेफिनेटली फिर आप उसके लिए मेहनत भी उस तरह करेंगे। तो अभी से अपने जहन में रखें कि आपने नेक्स्ट टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेने हैं और स्टार्टिंग से आपने स्टडी करनी है, ठीक है? नेक्स्ट टाइम आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। यस सर। अगर आपको कोई जी सर, समझने में इश्यू इंशाल्लाह। आ रहा है या कुछ पता नहीं चल रहा, बुक से इश्यू हो रहा है, तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं, उसके बारे में आपको मैं गाइड कर सकता हूँ। लेकिन जो स्टडी है, वो जो पढ़ना है, वो आपने जी खुद सर, है। आ रहा है समझ। ठीक है, साइमा यस सर। रुबाब आप प्रेजेंट है? यस सर। जी साइमा, आपके साथ क्या इश्यू हुआ था? सर आपके मैंने मार्क्स, तैयार किया था, कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन समझ नहीं आते आपको? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपने जितनी इस दफा मेहनत की है ना, इससे डबल मेहनत करनी है आपने नेक्स्ट टाइम, ठीक है? और ठीक नेक्स्ट है। टाइम आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं। अगर बुक से एक दफा समझ के किया करें, चीजों को को रिलेट करके आपस में पढ़ा करेंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होगा। एक दफा पढ़ने से कंफ्यूज होता है तो दूसरी दफा दोबारा रीड कर लिया करें, ठीक है? तो जो कुछ कंफ्यूजन है वो आपकी दूर हो जाती है, ठीक है? तो नेक्स्ट ओके टाइम सर। आपने इस कंफ्यूजन को दूर करना है। अच्छा, ठीक है सर। तूबा आप प्रेजेंट है आप? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा तूबा, अब आपने एब्सेंट की थी, लेकिन अब आपने मुझे बताया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने एब्सेंट नहीं करनी, ठीक है? 15 मिनट का ओके आपका जी। 15 मिनट का आपका टेस्ट होता है, तो आप लोग इसमें कुछ इधर उधर की, अगर कुछ किसी की थोड़ी बहुत तबीयत खराब है तो कोशिश किया करें कि एटलीस्ट अटेम्प्ट किया करें, ठीक है? अटेम्प्ट करने से एक ओके दफा सर। एक दफा आपको इश्यू होगा, एक दफा कंफ्यूजन होगी, दूसरी दफा होगी,
तीसरी दफा होगी और फोर्थ टाइम आप लोग की खुद ब खुद जो है वो चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी आपको। तो जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी ओके सर। उतना आपके लिए बेहतर होगा। जाहिदा आपने मुझे बताया था नेक्स्ट टाइम आप भी कोशिश करें कि टेस्ट में एटलीस्ट आप जो है किसी तरह टाइम को मैनेज करें। जी ठीक है सर, जाहिद। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम मैनेज करेंगे। जी सर, इंशाल्लाह। मुनज़्ज़ा आप प्रेजेंट है? यस सर, मैं प्रेजेंट हूँ। ठीक है मुनज़्ज़ा, आपने क्यों नहीं दिया? आपने न्यूली ज्वाइन किया इसलिए नहीं अटेम्प्ट किया था? यस सर, मेरा एक ही दिन पहले ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, लेकिन आप फिर भी अगर नेक्स्ट टाइम आपने कोशिश करनी है कि हर टेस्ट में प्रेजेंट हो। ठीक है, एब्सेंट नहीं ओके आपने सर, करनी। ओके सर। ठीक है। और अनम वेरी गुड, आपने लेट ज्वाइन किया था, आपने नहीं किया था लेकिन फिर भी आपने टेस्ट अच्छा किया। और कनीज फातिमा, आपने भी लेट ज्वाइन किया था लेकिन वेरी गुड कि आपने एटलीस्ट अटेम्प्ट किया है। तो नेक्स्ट टाइम आपने कोशिश करनी है कि इससे जो है वो बेटर करें आप। ठीक है। तो जिन बच्चों ने 10 से ऊपर मार्क्स लिए हैं उनके लिए वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आपने नेक्स्ट टाइम अभी इस परसेंटेज को मजीद अपनी इम्प्रूव करना है। आपने कोशिश करनी है कि हर टेस्ट में आपकी जो परसेंटेज है वो 80 अबव हो, मिनिमम 80 होनी चाहिए हर बच्चे की। और अभी आप 80 रखेंगे तो यूएचएस में आपकी 90 आएगी। ठीक है। तो मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट चेकिंग करूंगा नेक्स्ट से आपकी। अभी आप लोगों के टोटल मार्क्स 15 थे, तो नेक्स्ट आप लोगों ने इस चीज को कंसीडर करना है, एब्सेंट बिल्कुल नहीं करनी। अगर किसी को समझने में इश्यू आ रहा है या बुक से इश्यू आ रहा है तो आप लोग मुझे बताएं। आप लोगों से मैंने सिर्फ एक चीज की कही थी कि आप लोग डेली टेस्ट जो मैं आपसे प्रेजेंट हुआ करें, और जो मैं टेस्ट आप लोगों से लेता हूं वो टेस्ट आप लोग मस्ट अटेम्प्ट किया करें। ठीक है, एब्सेंट नहीं करनी, अटेम्प्ट किया करें। आप लोगों को जैसे आप लोग मेरे अकॉर्डिंग चलते जाए, इंशाल्लाह आप लोगों के मार्क्स जो है वो अच्छे आएंगे। तैयारी करवाना आपकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप लोग तैयारी एटलीस्ट मतलब वो करें ना। आप लोग सिर्फ टेस्ट तो अटेम्प्ट करें, कुछ प्रिपेयर करके आए। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक करने से तो नहीं तैयारी होगी ना। तो आप थोड़ी सी एफर्ट आप करें, बाकी एफर्ट मैं करता हूँ। तो इंशाल्लाह एट दी एंड आपकी तैयारी जो है बिल्कुल ठीक होगी। वो चीज़ें अभी जो आपको कंफ्यूजन हो रही है कुछ बच्चों को, वो इसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट होता है तो ब्रूनर सुदात से आपको मैं सारे एक दफ़ा मार्क करवाऊंगा कि कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ें करनी है। और साथ में आपको जीआईटी के पास पेपर्स भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो कुछ कंफ्यूजन जो है वो आपकी उससे भी दूर हो जाएगी। तो साथ साथ ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। लेकिन आप लोग क्या है कि एटलीस्ट साथ साथ जो है ना वो ट्राई किया करें। कुछ थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है चीज़ों में ना, कुछ टाइम मैनेज करना पड़ता है। और एक बात आपको मैं बताऊं कि अगर आपने कामयाब होना है, अगर आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं और आपने यूएचएस में टॉप करना है, तो आपको एक्सक्यूजेज अपने सबसे पहले खत्म करने पड़ेंगे। जब तक आप एक्सक्यूजेज से काम चलाते रहेंगे ना तो ये आपका नुकसान है। ठीक है, कि आज ये इशू था, आज ये इशू था, इसलिए अटेम्प्ट भी कर सके, ये इशू था, कोई बात नहीं, मार्क्स कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं, वो इंशाल्लाह ग्रेजुअली इंप्रूव हो जाएंगे, वो हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने कोशिश किया करें, अटेम्प्ट किया करें। एमसीक्यूज के साथ ही मैंने मेंशन कर दिए थे आंसर्स। ठीक है। अच्छा, अब किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने एब्सेंट भी नहीं करनी और आप लोगों ने जो है वो अटेम्प्ट करना है। और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपके इम्प्रूव होंगे। कोई बात नहीं, मार्क्स कम आते हैं, इस चीज़ से आपने डिसहार्ट नहीं होना। आप लोगों ने कोशिश कंटिन्यू रखनी है। जहाँ से आपकी लैकिंग आएगी, जिसके मार्क्स कम आएंगे उसको मैं साथ साथ 2-4 टेस्ट देखता हूँ कि कौन सा बच्चा किस तरह चल रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली मैं उसको गाइड कर दूंगा कि आप ये चीज़ें इस तरह कर लें। ठीक है, क्योंकि हर बच्चे का कैलिबर वो नहीं होता कि हर चीज़ बुक से याद कर ले या हर वर्ड याद कर सके। हर बच्चे का जो कैलिबर है वो डिफरेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ साथ एवेल्युएशन करूंगा कि कौन बच्चा किस तरह चल रहा है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं आपको साथ साथ चीज़ें गाइड करता जाऊंगा। लेकिन आप लोग साथ साथ जो है कोशिश किया करें कि आप अपनी अटेम्प्ट मस्ट किया करें। ठीक है, जब मैं सुनता हूं तो तब भी मत सुनाया करें, जब आपका टेस्ट होता है तो तब भी। जो भी बच्चे नो रिस्पॉन्स, मुझे सबसे ज्यादा बुरी बात वो लगती है कि जो बच्चे एब्सेंट करते हैं और जब मैं पूछता हूँ और जो बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते। जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं, मैं आपको गाइड नहीं कर सकूंगा। तो आप लोग का जो रिस्पॉन्स है वो मस्ट होना चाहिए। ठीक है। जी सर। सर ये जो एमसीक्यूज यस किया सर। ये शेयर कर देंगे ग्रुप में आप, लास्ट टाइम जैसे कर दी थी। अभी वो आई थिंक मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा वो, चले मैं देखता हूँ अगर हुआ। लेकिन आपको मैंने रिजल्ट शो हुआ तो था आपको?
उस दिन? सर रिजल्ट शो हुआ था, लेकिन ये है कि की का पता चल जाए ना कि एमसीक्यूज जो हैं वो टाइम मैनेजमेंट की वजह से पढ़े नहीं गए थे मेरे से, इवन के आंसर नहीं किए गए थे 3-4, तो वो मैं देखना चाह रही हूँ। ठीक है, वो अक्सा गुल कह रही है मेरे पास है, मैं कर दूंगी। ठीक है अक्सा, लास्ट टेस्ट में आपने बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे, नेक्स्ट टाइम भी आपने जो है ना मजीद इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है? आप सब कोशिश करें मजीद, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों का जो है वो बेहतर होगा। ओके जी, ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो कल हम इंशाल्लाह लास्ट जो हमारा जीआईटी की होंगी डिसऑर्डर्स ऑफ पैंक्रियाज वो करेंगे। जो कल से स्केड्यूल होगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और जो नेक्स्ट टेस्ट है वो आपका मैं लूंगा मंडे को। मंडे को होगा डिसऑर्डर्स ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। मंडे का मैंने टाइम इसलिए रखा है क्योंकि आपको संडे का टाइम मिल जाएगा, तो जो बच्चों को ड्यूटीज में बिजी हैं या क्लासेस में कुछ बिजी हैं तो उनको संडे को अच्छी तरह प्रिपेयर करने का टाइम मिल जाएगा। तो संडे को आप लोगों ने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है डिसऑर्डर्स ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, तो वो हम इंशाल्लाह सर मंडे को करेंगे। जी सर बोलो। इंटेस्टाइन दोनों के डिसऑर्डर्स ज्यादा हैं और मुश्किल भी हैं। 9 से 10 हैं ऑलमोस्ट, तो वो इसीलिए तो एक तो दिन का सर इतने ज्यादा है टाइम, ना? एक दिन का टाइम दे रहा हूँ ना मैं आपको दरम्यान में संडे का, तो संडे आप स्टडी करें, कोई बात नहीं, एक संडे का टाइम है, आप कोशिश करें, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके सर सर। हमने लेट लेट ज्वाइन किया है तो फिर इतना ज्यादा याद नहीं होना एक साथ। कोई बात नहीं, आप कोशिश करें कि मैक्सिमम जितना आपसे हो सकता है, अगर 10 भी डिसऑर्डर्स है तो एटलीस्ट आप फर्स्ट 5 कर लें, ठीक है? फर्स्ट 5 आपकी जो आप नेक्स्ट किसी दिन इस तरह मैनेज करके साथ कर लीजिएगा, लेकिन आपको जितनी आपसे हो रही हैं उतनी तो आप एटलीस्ट करें, ठीक है? लेकिन आप लोग कोशिश मस्ट करें, फर्स्ट ओके अटेम्प्ट में आपको जितना होता है करें, सर। सेकंड में इंशाल्लाह आपने जो किया होगा उसी से आएगा और फिर बेहतर होगा। ठीक है जी, मंडे को टेस्ट होगा आपका डिसऑर्डर्स ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और टाइमिंग मैं आपको फिर बता दूंगा, उसके 8 PM ही होगी, ठीक है? तो उस टाइम होगा। ओके जी, ठीक है, मंडे को डिसऑर्डर्स ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन जी। ठीक है, नेक्स्ट सब बच्चों ने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।